अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डे 2 क्रैश कोर्स पाकिस्तान स्टडीज हिस्ट्री सेक्शन 1 की तरफ हम जा रहे थे। आज का जो डे 2 है इसके टास्क में से दो मेन टॉपिक्स हैं। ये पुरानी बुक के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 2 है और आज का जो नई बुक है उसके अकॉर्डिंग यूनिट नंबर जो है ये 1 है, मुगल्स हैं और EIC है। तो ये मस्ट है कि इनमें से क्वेश्चन जो है हर साल आता है, अभी भी आना है, इंशाल्लाह 25 में भी आना है। तो आप किसी भी किस्म का पेपर दे रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, तो ये टॉपिक्स आप इग्नोर नहीं कर सकते, इनको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना पड़ता है। तो मुगल्स की बात करें तो इसमें मेन स्ट्रीम अगर क्वेश्चन है तो वो सिर्फ एक ही है, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, 14 मार्क्स का। 7 मार्कर का अगर हम बात करें तो इसके ऊपर आ सकता होता है कि वाई वाज औरंगजेब ब्लेम टू द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। इसी तरह मराठास के ऊपर जो है उनके डिक्लाइन पे 7 मार्कर का क्वेश्चन आ सकता है। और 4 मार्कर की लिस्ट तो एक लंबी सी लिस्ट है, लाइक हु वाज औरंगजेब, मराठास कौन थे, इसके अलावा जिजिया कंट्रोवर्सी क्या थी, जिजिया कंट्रोवर्सी पे 7 मार्कर क्वेश्चन जो है वो भी आ सकता है। अच्छा, इसके अलावा फिर 14 का जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वो एक ही है और वो इनका जो डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर है। कोई एक रीजन वो खुद आपको बता देगा और कहेगा कि जी वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन या फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर या और भी थी, तो आप उसके ऊपर इवेल्युएट करें। तो इस तरह के ये क्वेश्चन बैंक है। आप दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे इसको। पहला पार्ट जो है वो मुगल्स को कर लें, दूसरा पार्ट EIC को कर लें। तो हम पहले मुगल्स को कर लेते हैं। मुगल्स के लिए अगर हम स्टार्ट किया जाए तो औरंगजेब से स्टार्ट करना चाहिए। हु वाज औरंगजेब, तो एक तो बताना है कि इसी ने प्रॉपर एक तो यहाँ सेटअप लेकर आया, जिजिया जो है उसको री इंट्रोड्यूस करवाया, अपनी एम्पायर मुगल एम्पायर जो है उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया, मराठास के साथ जो है फाइट करता रहा, शिवाजी के साथ इसकी फाइट बहुत ज़्यादा फेमस रही। उसके अलावा जो है ये एक मिक्स पर्सनैलिटी है। एक तो मतलब कुछ ऑर्थोडॉक्स अप्रोच इसकी जो है वो भी है, जैसे कि इसने बियर्ड साइज जो है वो फिक्स कर दिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो मस्जिद बनाई और मस्जिदें बनाने के साथ साथ टेम्पल जो है उनको तोड़वाए, तो ये भी एक चीज़ इनकी है। रिलीजियस इंटरफेरेंस इनके बारे में बहुत ज़्यादा फेमस है, वो भी एक इनका लिख सकते हैं। इसके अलावा जो है इन्होंने टैक्स कलेक्टर जो है वो अपने दौर में उनको इंट्रोड्यूस करवाया और साथ ही साथ जो है वो लेविश लाइफ स्टाइल भी था। तो ये कुछ 4 मार्कर के अंदर आपके पास इनके बाद क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका आंसर आपने ऐसे ही करना है। 7 मार्कर का अगर क्वेश्चन है कि जी इसको क्यों ब्लेम किया जाता है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के लिए, तो 3 मेन पॉइंटर है उसमें। नंबर 1 पे आप लेविश लाइफस्टाइल लिख सकते हैं। नंबर 2 इसकी पॉलिसीज को आप डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि ये जिजिया वगैरह हो गए। और नंबर 3 पे जो है वो आपने बता देना है कि इसके बाद जो सक्सेशन डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ या इसमें खुद इसको जो है वो स्टार्ट किया और किस तरह मराठास के साथ जो है ये फाइट करता रहा, तो उससे भी काफ़ी हद तक जो है वो टाइम भी वेस्ट हुआ, रिसोर्सेज भी वेस्ट हुए, तो इस वजह से इसको ही ब्लेम किया जाता है कि ये मेन रीजन थी डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर की। तो ये 7 मार्कर है। अगर मराठास के ऊपर 7 मार्कर का क्वेश्चन आ जाए तो उसका आंसर करने के लिए आपके पास 3 पॉइंटर जो होने चाहिए। नंबर 1, एक तो इनके दरमियान में डिसयूनिटी है, ये भी आपस में डिवाइड है। इनके अंदर भी यही है कि इनको प्रॉब्लम इनका ये था कि ये लैंड तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे थे, एरिया बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे थे, लेकिन उसका कंट्रोल इनका वीक होता चला जा रहा था। तो एक तो ये पॉइंटर आ जाएगा, यानी कि वीक कंट्रोल और डिसयूनिटी। नंबर 2, इनके फैमिली डिस्प्यूट्स हैं और डिसयूनिटी बेसिकली यहाँ भी आप ला सकते हैं कि जो इनके इंटरनल इश्यूज थे वो इनके लिए प्रॉब्लम बन गए। इनकी अपनी फैमिलीज जो थी वो इनको सपोर्ट नहीं कर रही थी और उन्होंने इन्वेडर को सपोर्ट किया। सो ये फैमिली डिस्प्यूट जो है ये पॉइंटर नंबर 2 आ जाएगा। और पॉइंटर नंबर 3 जो है वो है मराठा, उनके ऊपर जो है अहमद शाह अब्दाली यानी इन्वेडर्स। तो अफगानीज हैं, अफगान रूलर आए यहाँ पर और अहमद शाह अब्दाली ने इनके साथ फाइट की। 3rd बैटल ऑफ पानीपत हुई 1761। यहाँ के इनके आपस में जो इनके लोकल थे उन्होंने भी जो है इन्वेडर को सपोर्ट किया और बहुत बड़ी बैटल के अंदर इनको डिफीट हुई, जिसकी वजह से ये डिक्लाइन की तरफ आ जाते हैं। तो ये 3 पॉइंटर है मराठास के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं इनका 14 मार्क का जो क्वेश्चन है। 14 मार्क्स का एक ही मेन क्वेश्चन है, रीजन ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। 6 मेन पॉइंटर आपके पास होने चाहिए। नंबर 1 पे आपके पास सक्सेशन डिस्प्यूट है। नंबर 2 वीक कंट्रोल है। नंबर 3 लेविश लाइफ स्टाइल है। नंबर 4 पे आपने फॉरेन इन्वेजन लिख देनी है। नंबर 5 पे मिलिट्री एक्सपर्टीज का लिखिएगा, लैक ऑफ मिलिट्री एक्सपर्टीज है, इस पे आ सकता है। और लास्ट पे लिखिएगा ब्रिटिश अराइवल पे आप लिख सकते हैं, या औरंगजेब की पॉलिसीज को भी आप यहाँ पर ला सकते हैं। और एंड पे वैल्यूएशन, मुझे तो पर्सनली लगता है कि सक्सेशन डिस्प्यूट जो है वो मेन रीजन थी, लेकिन कोई भी एक रीजन हो सकती है क्योंकि सारी करेक्ट हैं। बस आपके पास लॉजिक होनी चाहिए, आपने उस जो जिस पे जजमेंट दे रहे हैं उसके बाद उसके लिए लॉजिक होनी चाहिए आपके पास। सो ये 14 मार्कर का क्वेश्चन था आपका, ये एक पार्ट जो है वो डन हो गया। अब EIC की तरफ आ जाते हैं। अगर हम EIC की बात करें, वो एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन, व्हाट वाज EIC, ये 4 मार्क्स के लिए आता होता है। इसके अलावा जो है
वाई वॉज EIC इंटरेस्टेड टू ट्रेड विद इंडिया, ये 7 मार्कर का क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है। इसके अलावा EIC का कंट्रोल जो है उसकी एक्सपेंशन फ्रॉम 1750 टू 1850, ये भी बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है। आपने पास पेपर में नोट किया होगा कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा दफा जो है रिपीट होता नजर आता है। और इसके अलावा ये 14 मार्कर की बात करें तो ये इसके अंदर चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। हाँ, ये 10 मार्कर जो है वो आ सकता है, और ओवरऑल जो इसकी एक्सपेंशन है वो आपका 14 मार्क में भी आ सकता है, 1750 टू 1850। सो ये आपके पास आ सकता है। इसके ऊपर इसके इम्पैक्ट्स या इफेक्ट्स के ऊपर जो है वो क्वेश्चन आ सकता है। तो वो मैं नेक्स्ट चैप्टर जो होगा ना हमारा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके साथ मिक्स होके वो आता है। सो इसलिए उसको हम वहां पे डिस्कस करेंगे, जिसमें वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी होगी और इनके इफेक्ट्स भी आएंगे। इसके अलावा इनकी जो एनेक्सेशन पॉलिसीज है उस पर 4 मार्कर के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। एनेक्सेशन ऑफ सिंध पे आ सकता है, एनेक्सेशन ऑफ NWFP और पंजाब जो है इसके ऊपर आ सकता है। ये 4 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चार्ल्स नेपियर कौन था, 4 मार्क्स का, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। फिर ये जो बीच में बैटल हुई है, बैटल ऑफ प्लासी है, बैटल ऑफ बुक्सार है, रॉबर्ट क्लाइव है, इन पे 4 मार्कर क्वेश्चन आ सकते हैं। पिट्स एक्ट 1784 क्या था, इसके ऊपर 4 मार्कर को क्वेश्चन आ सकता है। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस वक्त का ये कौंसिल एक्ट था 1784 का, इसके ऊपर जो है ये 4 मार्कर को क्वेश्चन आ सकता है। तो ये लिस्ट एक बहुत लंबी लिस्ट है, अगर 4 मार्क्स की देखा जाए तो इस पे आपको बहुत सारी चीजें जो है वो कवर करनी होती हैं। तो बहरहाल हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे मेन 7 मार्कर क्वेश्चन जो है उनकी तरफ आते हैं। तो एक तो ये है कि वाई वॉज EIC इंटरेस्टेड टू ट्रेड विद इंडिया। 3 मेन पॉइंटर होंगे। पॉइंटर नंबर 1 पे आपने बता देना है कि इंडिया जो है ये एक गोल्डन स्पैरो है, यहाँ पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं और इन रिसोर्सेज के लिए ये यहाँ पे आना चाहते थे। पॉइंटर नंबर 2 आपने डिस्कस करनी है कि ब्रिटिश राइवल जो थे दे वर ऑलरेडी देयर एंड दे वर गेटिंग ह्यूज प्रॉफिट। मैं डच की बात कर रहा हूँ, पुर्तगीज और इसके अलावा जो फ्रेंच थे। तो इनको ये नानी अम्मा के पास जाने का मेन मकसद यही था, मतलब क्वीन एलिजाबेथ के पास जाने का ये मेन मकसद यही था कि उनको कन्विंस करें, और नानी ने फिर इनको परमिशन दी और फिर इन्होंने ट्रेड जो है वो वहाँ पे स्टार्ट कर दिया। तो ये दूसरा पॉइंटर था। तीसरी रीजन जो थी वो थी वार्म वाटर एक्सेस। एक तो इनके पास स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स थी। इंडिया की अगर ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। एक तो ये बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इस साइड से एंट्री बहुत आसान था, इनकी एंट्री बहुत आसान होनी थी। सेकेंडली इनके पास नेवल फोर्स थी, तो इसकी वजह से इनको कंट्रोल जो है करना आसान था। तो ये वाटर का जो है वो पॉइंटर नंबर 3 आ जाएगा। सो ये 3 पॉइंटर है, इस पे आपने बताना है। अगर हम बात कर लेते हैं इनके रूल की जो 1750 टू 1850 में इन्होंने किया और अपना एक्सपेंशन की, उसके लिए जो 3 पॉइंटर है उसमें नंबर 1 पे तो वॉर्स को आपने इस पर डिस्कस करना है, प्लस सी बुक्सार वगैरह। पहला पॉइंटर तो इस पर चला जाएगा। पॉइंटर नंबर 2 चेन ऑफ कमांड यानी पिट्स एक्ट 1784 जो है उसको आपने एक्सप्लेन कर देना है कि किस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व हो गई। वॉरेन हेस्टिंग को फर्स्ट गवर्नर जनरल बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। EIC का कंट्रोल सब अब उनको सिर्फ ये था कि वो सिर्फ ट्रेड करेंगे और बाकी कंट्रोल इन्होंने खुद ले लिया। तो इसको चेन ऑफ कमांड कहते हैं। तो इसके थ्रू जो है इन्होंने पूरा रूल जो है वो आगे चलाया। नंबर 3 पे आपने इनकी रिफॉर्म देख देनी है। एक तो रेलवेज की रिफॉर्म आ सकती है। इसके अलावा इनकी पावरफुल आर्मी थी, इनके पास जो है रिसोर्सेज थे, बहुत अच्छा एक स्किलफुल माइंडसेट था। तो इस सारी चीज़ें जो है ये आपका 3rd पॉइंटर बन जाएगा। अगर हम बात कर लें इसके ऊपर 14 मार्कर का, इसी के अगर ऊपर क्वेश्चन आ जाए कि इनका जो रूल था कैसे इन्होंने एक्सपेंड किया प्रॉपर 1750 टू 1850, 14 मार्कर क्या आ जाएगा। पॉइंटर सेम होंगे लेकिन आपने क्या करना है, उन पे 2-2 पैराग्राफ बना देने हैं। वॉर्स की बात कर लें तो प्लासी को एक पैराग्राफ पैराग्राफ जो है वो बुक्सार पे आ जाएगा। तो 3rd पैरा जो है वो आपने बता देना है, पिट्स एक्ट के अकॉर्डिंग आ जाना है इसमें। सबसे पहले तो वॉरेन हेस्टिंग की सारी अचीवमेंट्स बता देना, उसके बाद जो है इसकी आगे जो पॉलिसीज थी, किस तरह से EIC को सेपरेट किया गया, रिफॉर्म्स क्या लेकर आया, ये वो सारा पॉइंटर जो है वो आ जाएगा। लास्ट पैरा जो होगा इस पे आप रेलवे भी ला सकते हैं, एनेक्सेशन को भी ला सकते हैं। तो इस तरह पूरा रूल आपने बताना है और एंड तक बता देना है कि कैसे दे वर एबल टू टेक कंट्रोल। अच्छा, 14 मार्कर का एक रेजिस्टेंस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन रेजिस्टेंस क्या थी और उसके ऊपर ब्रिटिश कैसे सक्सेसफुल रहे। तो जो रेजिस्टेंस आती रही ये टू व्हाट एक्सटेंट में आता है, तो आप पहले बताएंगे। टीपू सुल्तान का बता देना, उन्होंने रेजिस्टेंस की फेल हो गए। इसके अलावा जो है हैदर अली, उनकी रेजिस्टेंस बता दीजिएगा। उसके अलावा जो लोग इनको आगे से रेजिस्टेंस करते रहे, जैसे कि तीतू मीर है, उनका रोल बता सकते हैं, वो भी रेजिस्टेंस में आता है। मराठास की रेजिस्टेंस बता देनी है, उन्होंने कैसे जो है वो एंग्लो मराठा वार हुई। तो सिखों का रूल बता सकते हैं कि उन्होंने भी अपनी तरफ से स्ट्रगल की, लेकिन वो नो डाउट उनको फेलियर्स थे, उनको प्रॉपर फेस करनी पड़ी। लेकिन जहाँ जहाँ आपको लगता है कि इनकी तरफ से अचीवमेंट्स थी, वो आपने पहले पार्ट के अंदर यानी 3 पैराग्राफ के अंदर वो बता देनी है। और लास्ट पे 3 पैराग्राफ में इनकी अचीवमेंट बताना है, जैसे कि प्लासी है, बुक्सार है और ओवरऑल जो इनकी विक्ट्रीज हैं।
तो वो 3 पॉइंटर में आपने बता देना है और इस तरह से ये क्वेश्चन एंड हो जाएगा। ये हो जाएगा 14 मार्कर के लिए, जो कि मैंने मेन बताया। एनेक्सेशन के ऊपर जो है वो मेन तो 4 मार्कर आता है, सिंध की, NWFP जो उसके ऊपर जो हुआ, या पंजाब की। तो रंजीत सिंह के ऊपर भी 4 मार्कर का क्वेश्चन आ सकता है, अचीवमेंट्स ऑफ रंजीत सिंह, इसको भी आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। और मराठास के ऊपर जो है वो भी 4 मार्कर का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये लिस्ट आपके सामने है, इसके अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुगल्स और EIC इनको इग्नोर नहीं करना। इग्नोर करोगे तो अपने साथ खुद जुल्म करोगे। इनको बहुत अच्छी तरह तैयार करना है। ये वैसे भी आसान है, इनको बहुत इजीली जो है वो बंदा प्रिपेयर कर सकता है। सो ये 14 मार्कर के लिए भी, 7 मार्कर के लिए भी, 4 मार्कर के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है।